प्लांट किंगडम के एम्फीबियंस कहे जाते हैं। नॉर्मली सामान्यतया दे ग्रो इन मॉइस्ट एंड शेडी प्लेसेस, छायादार और नम स्थानों के लिए ग्रो करते हैं। इज इट? एम्फीबियंस कहने के साथ जो रीजन जुड़ा हुआ है, इनको मॉइस्चर चाहिए, वाटर का कंटेंट चाहिए, जस्ट टू कैरी आउट, जस्ट टू कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल। ब्रायोफाइट्स सामान्यतया एम्फीबियंस होते हैं, लेकिन ये एक्वेटिक भी होते हैं। एम्फीबियंस में क्या है? रिक्सिया है, मार्केंसिया है, एंथोसिरॉस है। एक्वेटिक में रिक्सिया की एक स्पीशीज है, रिक्सिया फ्लूटेंस। नीट का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेम एक्वेटिक ब्रायोफाइट। रिक्सिया फ्लूटेंस है, रिक्सियोकार्पस नेटेंस। कुछ ब्रायोफाइट्स भी ट्रंक पे ग्रो करते हैं, एपिफिटिक ब्रायोफाइट्स, डेंड्रोसिरॉस। कुछ ब्रायोफाइट्स ऐसे हैं जो सैप्रोफिटिक भी होते हैं। सैप्रोफिटिक ब्रायोफाइट्स में क्रिप्टोथैलस है, बग्स, बाउनिया। सो दीज आर द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ द ब्रायोफाइट्स। ये ब्रायोफाइट्स की डिफरेंट कैटेगरीज हैं। मैं बीच बीच में हिंदी अनुवाद इसलिए करता जा रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कभी कभी कि बीएससी पार्ट 1 या बीएससी तक के बच्चे अपने को हिंदी में थोड़ा सा ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हैं, क्योंकि मातृभाषा ज़्यादा ग्राह्य होती है। इज इट? लेकिन एक स्टेज के बाद आपको टेक्स्ट बुक सारी इंग्लिश में मिलेगी, इसलिए थोड़ा सा आपको प्रयास करना चाहिए कि आप अपने को हिंदी से इंग्लिश में स्विच करें। इज इट? जैसे आप मेडिकल में चले गए तो वहाँ आपको इंग्लिश में किताबें मिलेंगी, हालांकि भारत सरकार का प्रयास है कि वहाँ भी हिंदी में किताबें उपलब्ध कराई हैं। तो कब तक होती है ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन प्रयास है। ब्रायोफाइट्स के बारे में आगे मैं आपको बताऊं। रिगार्डिंग देयर डिस्ट्रीब्यूशन एंड हैबिटेट, दे आर फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरे विश्व में पाए जाते हैं। इंडिया में ये ईस्टर्न और वेस्टर्न हिमालयाज में और नीलगिरी हिल्स में पाए जाते हैं। तो ये इनका डिस्ट्रीब्यूशन है। हैबिटेट आपको मैंने पहले ही बताया, मॉइस्ट एंड शेडी प्लेसेस पे पाए जाते हैं। इनकी कैटेगरीज एपिफिटिक भी हैं, सैप्रोफिटिक भी हैं, ड्राई रॉक्स पे भी ये पाए जाते हैं। एज फार एज देयर लाइफ साइकिल इज कंसर्न, जहां तक इनके जीवन चक्र का प्रश्न है, इनके जीवन चक्र में 2 जनरेशंस होती हैं, 2 पीढ़ियां होती हैं। एक पीढ़ी को गैमेटोफिटिक जनरेशन कहते हैं और दूसरी पीढ़ी को स्पोरोफिटिक जनरेशन कहते हैं। गैमेटोफिटिक जनरेशन हैप्लॉइड जनरेशन होती है, स्पोरोफिटिक जनरेशन डिप्लॉइड जनरेशन होती है। गैमेटोफिटिक जनरेशन में गैमेटोफाइट होता है, प्लांट को गैमेटोफाइट कहते हैं। ये गैमेटोफाइट या तो थैलस की तरह से चपटा होता है, जैसे रिक्सिया का, मार्केंशिया का, एंथोसिरास का, या ये लीफी हो सकता है, ब्रायोप्सिडा में पॉलीट्राइकम है, पोगोनेटम है। लेकिन ब्रायोफाइट्स की एक खासियत, दे आर रूटलेस, जड़ नहीं होती। बड़ी स्वाभाविक सी बात है, इट इज अ क्वाइट नेचुरल थिंग दैट एक दिमाग में आपके प्रश्न कौंध रहा होगा कि अगर इनमें रूट्स नहीं हैं तो इनका जीवन कैसे चलता है, इनको मिनरल्स कैसे मिलता है, इनको वाटर कैसे मिलता है। तो रूट की जगह पे गैमेटोफाइट के वेंट्रल साइड पे राइजोइड्स पाए जाते हैं। अगर आपने सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ा हो तो आपको याद आ रहा होगा कि राइजोइड्स दे आर ऑफ द 2 कैटेगरीज, one is smooth walled and another is
ट्यूबरकुलेट। डोंट क्रैम कि साहब 2 होता है ट्यूबरकुलेट, स्मूथ, चिकना, सॉफ्ट। आप सोचिए ये ट्यूबरकुलेट नाम क्यों पड़ा। राइजोइड के इनर वॉल से अंदर की तरफ आउटग्रोथ निकलते हैं और ये आउटग्रोथ कैसे होते हैं? पैग की तरह, PEG, पैग। पैग का मतलब होता है खूंटी। तो ये पैग लाइक आउटग्रोथ जो होते हैं उसका नाम है ट्यूबरकिल। एंड ऑन अकाउंट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दोस ट्यूबरकिल्स, उन ट्यूबरकिल्स की प्रेजेंस के कारण इसको ट्यूबरकुलेट राइजोइड कहते हैं। गैमेटोफाइट के बाद स्पोरोफिटिक जनरेशन। स्पोरोफिटिक जनरेशन दूसरी जनरेशन है जो डिप्लॉयड है, लेकिन बहुत गौर से इस सेंटेंस को सुनिएगा। स्पोरोफिटिक जनरेशन और स्पोरोफाइट इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट। ये गैमेटोफाइट पर निर्भर होता है। अगर आपसे ये पूछा जाए, अक्सर वाइवा में पूछा जाता है, MSc तक के बच्चों से पूछा जाता है, भाई वो कौन सा कारण है जिसके कारण ये कहा जाता है कि स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट पे पूर्णतया निर्भर होता है। NS परिहार साहब की एक किताब है एन इंट्रोडक्शन टू एम्ब्रियोफाइटा वॉल्यूम 1, जिसमें केवल ब्रायोफाइट्स है। अब वो मैनुअल ऑफ बायोलॉजी के नाम से आ गई है। उस किताब में लिखा है कि स्पोरोफाइट इज फिजिकली एंड फिजियोलॉजिकली डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट। स्पोरोफाइट इज फिजिकली एंड फिजियोलॉजिकली डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट। फिजिकली कायिक रूप से, फिजियोलॉजिकली कारिकी के रूप से। फिजिकली की हिंदी है कायिक और फिजियोलॉजी की हिंदी है कारिकी की दृष्टिकोण से। कैसे? स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट पर ही प्रोड्यूस होता है और गैमेटोफाइट से 2 चीजें लेता है, वाटर और मिनरल्स। इज इट? क्योंकि गैमेटोफाइट के वेंट्रल साइड पे राइजोइड्स पाए जाते हैं। इज इट? इसीलिए कहा जाता है कि स्पोरोफाइट फिजिकली और फिजियोलॉजिकली गैमेटोफाइट पर निर्भर होता है। बच्चों, मेरा आपसे एक निवेदन है कि जब भी आप कोई चीज पढ़ें तो क्यों और कैसे अपने दिमाग में जरूर रखें। और जब ये 2 चीजें अपने आप दिमाग में रखिएगा तो आप रटिएगा नहीं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आपका फंडामेंटल मजबूत होगा और तभी आप नीट बहुत आसानी से क्लियर कर लोगे, सिविल सर्विसेज क्लियर कर लोगे। ठीक है? नाउ ऑन द गैमेटोफाइट the sex organs are produced. Before going in the details of the sex organs, I will tell you the process of reproduction in bryophytes. Generally, there are 2 types of reproduction in bryophytes: vegetative reproduction and sexual reproduction. If you recall your memory, or if you go towards the 2nd semester, the vegetative reproduction is by the process of fragmentation, by the process of tuber formation, by the formation of adventitious branches, or it is by the production of the tubers. Is it? तो ये सारे स्ट्रक्चर्स जो डेवलप होते हैं गैमेटोफाइट पर या गैमेटोफाइट के विखंडन से, ये स्ट्रक्चर्स और गैमेटोफाइट विखंडित होकर के नए पौधे को जन्म देता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में या कायिक जनन की प्रोसेस में। अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, नो डाउट whenever we talk about the sexual reproduction, there is involvement of the sex organs. And what is the name of the sex organs? In bryophytes, the male sex organ is known as antheridium and female sex organ is known as archegonium. Is it? हिंदी में जिसको कुंदानी और आर्कीगोनियम को स्त्रीरानी बोलते हैं। MP कौशिक की किताब में आपने देखा होगा हिंदी मीडियम में
ऑल्दो एमपी कौशिक की किताब दोनों मीडियम में, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी। तो ये एंथ्रीडियम क्या है? ये मेल सेक्स ऑर्गन है जो गैमेटोफाइट पर प्रोड्यूस होता है। ग्लोबोस हो सकता है, गोलाकार या ओवल हो सकता है, और इस गैमेटोफाइट पर नीचे, एंथ्रीडियम पर नीचे स्टॉक होता है। इज इट? बाहर इसके जैकेट लेयर होती है और एंथ्रीडियम के अंदर एंथ्रोजॉइड मदर सेल्स होती हैं जिनको एंड्रोसाइट्स भी कहते हैं। जब भी किसी नाम के आगे, गौर से सुनिएगा, जब भी किसी के नाम के बाद मदर सेल कहा जाए तो एंथ्रोजॉइड मदर सेल का मतलब क्या है? ये एंथ्रोजॉइड की मदर है, ये एंथ्रोजॉइड को प्रोड्यूस करेगा। तो एंथ्रीडियम से एंथ्रोजॉइड मदर सेल्स के द्वारा एंथ्रोजॉइड्स का प्रोडक्शन होता है और एंथ्रोजॉइड्स को मेल गैमीट कहते हैं। इसका मतलब क्या है कि मेल सेक्स ऑर्गन जो है वो मेल गैमीट को प्रोड्यूस करता है और ये मेल गैमीट फिर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में जाता है। लेट अस कम टू द फीमेल सेक्स ऑर्गन। फीमेल सेक्स ऑर्गन which also develops on the gametophytic plant, it is known as archegonium. एक चीज यहां और जान लीजिए, ब्रायोफाइट्स में प्लांट्स मोनोशियस हो सकते हैं या डायोसियस हो सकते हैं। अगर एक ही प्लांट पर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स दोनों डेवलप हो रहे हैं तो मोनोशियस कंडीशन है, और अगर अलग अलग डेवलप कर रहे हैं तो डायोसियस होगी। कहने का मतलब, कहने का तात्पर्य या इंग्लिश में व्हाट आई मीन टू से, द मेल प्लांट इज डिफरेंट एंड फीमेल प्लांट इज डिफरेंट। आर्चिगोनियम के स्ट्रक्चर पे जाइए। जनरली इन ब्रायोफाइट्स आर्चिगोनियम इज फ्लास्क shaped and it has got two important parts. The basal swollen part is known as venter and the upper narrow part is known as neck. Conical flask आपने देखा होगा, उसी तरह का स्ट्रक्चर होता है। नेक और वेंटर के बाहर जैकेट, नेक के अंदर नेक कैनाल सेल्स, वेंटर में वेंटर कैनाल सेल्स और एग सेल्स। कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जैसे रिक्सिया है, उसमें नेक कैनाल सेल के ऊपर कैप सेल्स पाई जाती है, लेकिन ये कैप्सूल सभी में नहीं पाई जाती, बट इट इज यूनिफॉर्म। ये सभी में होता है कि नेक रीजन में नेक कैनाल सेल और वेंटर रीजन में वेंटर कैनाल सेल। वेंटर कैनाल सेल के अंदर एग होता है। एग का दूसरा नाम है oosphere और इसको फीमेल गैमीट भी कहते हैं। इज इट? तो आर्चिगोनियम में फीमेल गैमीट, एंथ्रीडियम के एंथ्रोजॉइड मदर सेल से मेल गैमीट, इसका नाम क्या है? एंथ्रोजॉइड। दिस एंथ्रोजॉइड व्हिच इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द एंथ्रोजॉइड मदर सेल, इट शोज ए मूवमेंट। बहुत सुंदर सा नाम है उस मूवमेंट का। दैट पर्टिकुलर मूवमेंट इज नोन एज कीमोटैक्टिक। जब एंथ्रोजॉइड मदर सेल से निकलता है तो नेक के अपर साइड से कुछ सुगरी सब्सटेंसेस, प्रोटीन्स निकलते हैं जिससे एंथ्रोजॉइड अट्रैक्ट होता है। इसीलिए इसको कहते हैं कीमोटैक्टिक, मतलब किसी केमिकल के प्रति ये अट्रैक्ट होकर मूव करता है। इट मूव्स टू द नेक ऑफ आर्चिगोनियम। नेक कैनाल सेल ब्रेक कर जाती हैं, कैप सेल्स अलग हो जाती हैं अगर कैप में, और ये एंथ्रोजॉइड सीधा नेक कैनाल सेल से होता हुआ एग तक पहुंचता है। एंथ्रोजॉइड इज मेल गैमीट एंड एग इज फीमेल। एंथ्रोजॉइड इज मोबाइल। मोबाइल का मतलब क्या है? जिसको लेके आप मूव कर सके या तो मूव कर सके। एंथ्रोजॉइड इज मोबाइल एंड एग इज स्टेशनरी, अपनी जगह पर रहता है। When this anthrozoid reaches to egg, it fuses
with the egg and the process of fertilization is completed. But what is the resultant? उसका परिणाम क्या है? एंथ्रोजॉइड और एग के फ्यूजन से एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनता है जिसको जाइगोट कहते हैं। अब ये जाइगोट डिवाइड होता है, ट्रांसवर्स डिवीजन होता है, अपर सेल एंड लोअर सेल। लेकिन अपर सेल जो होता है उसी से एम्ब्रियो बनता है। इसीलिए इस तरह की एम्ब्रियोजोनी को, इस तरह की एम्ब्रियोजेनी को, इस तरह के भ्रूण के विकास को एक्सोस्कोपिक एम्ब्रियो डेवलपमेंट कहते हैं। तो ये एम्ब्रियो अल्टीमेटली फिर ये डेवलप करता है और ये एम्ब्रियो जाकर के फिर ये डेवलप करता है जाइगोट से एम्ब्रियो और अल्टीमेटली फिर नया मानव। स्पोरोफाइट में क्या होता है? स्पोरोफाइट में जनरली ब्रायोफाइट्स के 3 पार्ट्स होते हैं, फूट, सीटा और कैप्सूल जनरली। लेकिन कुछ ऐसे ब्रायोफाइट्स हैं जिसमें केवल कैप्सूल है, जैसे रिक्सिया। एक मेंबर है कॉर्सिनिया जिसमें कैप्सूल और फूट है। एंथोसिरास आपने पढ़ा होगा जिसमें सीटा नहीं होता है। सीटा की जगह क्या होता है? नो, मेरिस्टेमेटिक जोन। कैप्सूल इज देयर, फूट इज देयर एंड इन बिटवीन फूट एंड कैप्सूल देयर इज मेरिस्टेमेटिक जोन। इज इट? तो ये स्पोरोफाइट के कैप्सूल में जिसकी बाहरी दीवार जैकेट कहलाती है, उसके अंदर स्पोर मदर सेल्स पाए जाते। स्पोर के बाद लग गया मदर सेल। इसका मतलब क्या बनाएगा? स्पोर बनाएगा। तो जब कैप्सूल की वॉल बर्स्ट करती है, कैप्सूल की वॉल टूटती है, तो ये स्पोर्स बाहर निकलते हैं ना। और ये स्पोर्स जब बाहर निकलते हैं तो ये स्पोर बाहर निकल करके जर्मिनेट करती है, जर्म ट्यूब बनती है और ये जर्म ट्यूब डिवाइड और रीडिवाइड होकर के गैमेटोफिटिक प्लांट। तो फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बना, जाइगोट से एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो से स्पोरोफाइट बना। स्पोरोफाइट के कैप्सूल में स्पोर मदर सेल है। स्पोर मदर सेल स्पोर को जर्मिनेट करी, स्पोर को प्रोड्यूस करी, स्पोर जर्मिनेट हुआ, जर्म ट्यूब बनी और जर्म ट्यूब डिवाइड और रीडिवाइड होती है और गैमेटोफिटिक प्लांट का निर्माण करती है। दिस इज द होल इवेंट इन द लाइफ साइकिल ऑफ द ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स के केस में ये पूरा का पूरा इवेंट है, कैसे ब्रायोफाइट का जीवन चक्र चलता है। तो आपने शुरू किया था गैमेटोफिटिक जनरेशन से, फिर स्पोरोफाइट बना, स्पोरोफाइट में स्पोर प्रोड्यूस हुए और स्पोर ने गैमेटोफाइट बनाया। तो ये प्रक्रिया जीवन चक्र में चलती रहती है। इसका मतलब यह है कि एक जनरेशन से, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी आती रहती है। इस पूरी प्रोसेस को ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं या पीढ़ी एकांतरा कहते हैं। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स ऑफ द ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स को जनरली 3 क्लासेस में बांटा गया है। आपने नाम सुना होगा लिवरवर्ट्स, दूसरा नाम सुना होगा हार्नवर्ट्स, तीसरा नाम सुना होगा मॉसेस। लिवरवर्ट्स को हिपेटिकोप्सिडा भी कहते हैं, हार्नवर्ट को एंथोसिरोटॉप्सिडा कहते हैं और मॉसेस को ब्रायोप्सिडा। इज इट? गौर करिए, लिवरवर्ट क्यों नाम पड़ा, हार्नवर्ट क्यों नाम पड़ा, मसाइल क्यों पड़ा, मॉसेस क्यों पड़ा? लिवरवर्ट्स इसलिए कि उनका शेप लीवर की तरह है। हार्नवर्ट इसलिए, अगर एंथोसिरास आपने देखा हो तो एंथोसिरास के गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट लंबा सा निकलता है, ऐसा लगता है जैसे सींग निकली हुई। HORN, हॉर्न का मतलब होता है सींग। दैट्स व्हाई द नेम हार्नवर्ट्स हैज बीन गिवन। एंड इन ब्रायोफाइट्सिडा द थैलस इज नॉट फ्लैटेंड, चपटा नहीं होता है, लीफी होता है।
स्केल लीफ होती हैं, फॉलियोल लीफ होती हैं, और ये लीफी स्ट्रक्चर ग्रुप्स में डेवलप करता है, इसीलिए इसको मॉसेस कहते हैं। सो दीज आर ऑल द कैरेक्टर्स लीडिंग टू द जनरल अकाउंट ऑफ ब्रायोफाइट्स। फॉर द डिस्क्रिप्शन much more time is needed. Chalk duster is needed. Pen drive is needed. Just to explain all of you diagrammatically. If I will get time anymore and we shall be comfortable and the examinations will not be going on, I will try my best to explain the things with pen drive. I will Thank you. I will try my best to explain along with the diagrams. क्योंकि बायोलॉजिकल साइंसेस में क्या है, बिना डायग्राम की चीजें कुछ नहीं होंगी। हम लोग जब कॉपी चेक करते हैं तो कॉपी उलटते हैं तो डायग्राम जितना करेक्ट बना रहता है, हम लोग समझ जाते हैं बच्चे की ज्ञान की डेप्थ वहाँ है। तो आप अपने को डायग्राम पे भी फोकस करिए, क्योंकि डायग्राम बेस होता है। कल को आप मेडिकल में जाओगे, कल को आप किसी और सर्विसेज में जाओगे जहाँ बायोलॉजिकल साइंसेस का उपयोग होगा, वहाँ पे डायग्राम्स की बहुत प्रधानता है। आपने आज पर्यावरण संरक्षण की भी सीख ली है। अगर समय ज़्यादा न हो